100 से ज्यादा लड़कियों की लाशों को जला दिया गया। उनमें कुछ लड़कियां थी, कुछ औरतें। आज के केस में आपको पता चलेगा कि पुलिस अगर किसी केस को दबाना चाहे तो कैसे दबाती है। इस केस में सीबीआई, सीआईडी और पुलिस पुलिस का तो कहा जाता है कि ये केस दबाया हुआ है, तो ये दोनों भी फेल हो गई। सीबीआई और सीआईडी दोनों फेल हो गई। दिल्ली तक इस केस की गूंज आई, लेकिन आज तक भी उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिला। आपको आज कहानी में पता चलेगा कि पुलिस किस तरह केस दबाती है। हालांकि हमारा चैनल कोई दावा नहीं करता कि पुलिस दबाती है नहीं दबाती है, लेकिन आपके मन में सवाल आएंगे कि हाँ दबाती है नहीं दबाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जो वो 100 लड़कियां थी उन सब के लिए ओम शांति ओम। दोस्तों आप कमेंट में ओम शांति ओम जरूर लिख के जाना, आपसे रिक्वेस्ट है उन आत्माओं की शांति के लिए जो 100 आत्माएं जिन जलाई गई हैं, जिनका बलात्कार किया गया है। अब कहानी पे आते हैं। कर्नाटका पुलिस के पास रस्मी तरीके से एक लेटर पहुंचता है। दोस्तों मैं आंखों पे चश्मा लगाया हूं क्योंकि दिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। दूसरी चीज कि आज की मैं पूरी आई कांटेक्ट नहीं करूंगा आपके साथ, मैं पूरी पढ़ के सुनाऊंगा। लंबी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। कर्नाटका पुलिस के पास रस्मी तरीके से एक लेटर पहुंचता है। उस लेटर में जब खोला जाता है और अंदर से 2 तस्वीरें निकलती है। उन तस्वीरों को देखने के बाद में पुलिस वाले अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। उसमें एक लेटर में भी जो कन्फेशन था वो भी लिखा हुआ था। एक में उसमें 2 तस्वीरें मिलती हैं, उनमें से एक होती है जिसमें इंसानी हड्डियों के ढांचे थे, और दूसरी जो तस्वीर थी उसमें कुछ स्त्रियों के फोटोज थे जो नग्न थी। नोट में यह लिखा गया था कि इस शख्स ने लिखा था कि मैंने 100 से ज्यादा महिलाओं को जलाया है, जिनमें लड़कियां और महिलाएं दोनों थी। इनके ऊपर बाकायदा डीजल डाल के सबूत मिटाया है और ये काम मुझसे करवाए गए हैं। साथ ही उस लेटर में लिखा था कि मालिकों ने बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मुझे ये कहा था कि इनको जला दो, कोई सबूत नहीं मिलना चाहिए, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे और हम तुमको काट देंगे और तुम्हारे परिवार का भी कोई सबूत नहीं मिलेगा। मैं अपने मालिकों का दास था, नौकर था, उनके यहाँ नौकरी करता था, तो मुझे मजबूरन ये सब करना पड़ा। शुरुआत में कुछ लाशें जब मेरे सामने आई तो उनके ऊपर कपड़े हुआ करते थे। धीरे धीरे लाशें आने लगी तो उनके कपड़े हटकर सिर्फ अंडरगारमेंट उनके शरीर में मिलते थे, जो मैं देखता था जलाने से पहले। और धीरे धीरे समय आया और वो जो गारमेंट्स थे वो भी उनके शरीर से गायब होने लगे, और अब वो बिल्कुल निवस्त्र हालत में मेरे सामने आने लगी। उनकी लाशों को देखकर पता चलता था कि इनके साथ हैवानियत की गई है, रेप जैसा अंजाम काम किया गया है और इनको उसके बाद मार दिया गया है। इस लेटर में पूर्ण रूप से डिटेल में लिखा हुआ था कि देश के किस कोने में ये दरिंदगी की गई है, पूरा उसके बारे में अवगत कराया गया था और सभी लाशों के बारे में डिटेल से लिखा हुआ था। दरअसल यह कर्नाटका से सामने आया है। कर्नाटका का धर्मस्थल एक जगह है, उससे यह मामला सामने आया है। यहाँ पर अक्सर रिपोर्टों का जो रिपोर्टर्स होते हैं उनका कहना है कि यहाँ पर 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, करीबन 400 लड़कियां गुमशुदा हैं आज तक, जिनका कोई इंसाफ नहीं मिला, जिनको ढूंढा नहीं गया, और जो आज तक गायब हैं उनका कोई भी अता पता नहीं है। यह लेटर उस एरिया के एसपी के नाम लिखा गया था, टू द सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनके नाम पर यह लेटर भेजा गया था। साथ ही यह प्रूफ भी दिए गए थे उस आदमी के द्वारा। वह कह रहा था कि जिन बड़ी मालिकों को बचाने के लिए मैंने यह काम किया, मैं उनके लिए काम करता था और वो टेंपल के लिए काम करते थे। टेंपल का नाम भी इस लेटर में मेंशन किया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हम आपको इसमें नहीं बता सकते। हालांकि आपको पता चल जाएगा जब आप कहानी सुनेंगे। यह लेटर जो उसने लिखा था, मैं कोशिश करूंगा कि पिन कर सकूं, मुझे पिन करना नहीं आता, लेकिन कोशिश करूंगा कि पिन कर सकूं कमेंट में, तो वहां जाके आप पढ़ लेना अगर मुझसे पिन हो गया। तो चलिए अब आगे बताता हूं। कर्नाटका के धर्मशाला स्थल से यह तस्वीरें सामने आई हैं। जो लड़कियां गायब हो रही थी उनके पीछे मकसद क्या था, यह शख्स बताता है। सर 1995 में दिसंबर के महीने में मेरी नौकरी टेंपल में लगी थी। वहां पर साफ सफाई का काम करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया था। साफ सफाई के साथ साथ रोज मेरा एरिया मुझे सुपरवाइजर बताता था कि कहां तक हमें टेंपल के एरिया को साफ रखना है। मेरे पास आकर अक्सर वह बोलता था कि इस एरिया को साफ करो, उस एरिया को साफ करो। एक दिन जब मैं सफाई कर रहा था
तो सफाई करते करते मैं आगे सुप्रिटेंडेंट ने बोला कि पीछे के एरिया में एक लाश पड़ी हुई है जो लड़की की है, तुम जाके उसको ठिकाने लगा दो। उसके बाद में मेरे दिमाग में सबसे पहले यह बात आई कि हो सकता है कि यह किसी कोई लावारिस लाश हो, तो चलो मैं इसको ठिकाने लगा देता हूँ। और मैंने उसको जला दिया डीजल छिड़क के, और वहां के सभी सबूत हमने मिटा दिए। धीरे धीरे यह काम बढ़ने लगा, और उसके बाद में एक लाश फिर आई, दो लाश फिर आई, धीरे धीरे ये लाशें बढ़ती जा रही थी। एक दिन मैंने अपने सुप्रिटेंडेंट से एक सवाल किया कि सर, ये लाशें कौन है और कहां से आती हैं, और मैं क्यों जलाऊं, मेरा काम साफ सफाई का है। तब सुप्रिटेंडेंट ने कहा, ऊपर मालिक का ऑर्डर है और आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके परिवार को और आपको भी मारकर नदी में बहा दिया जाएगा। इसी टेंपल के पास से एक नदी भी गुजरती है। 11 साल तक मैं इस काम को लगातार उस टेंपल के लिए करता रहा। हर जो लाश आती थी वो कभी कपड़ों के साथ में होती थी, कभी बिना कपड़ों के साथ में होती थी, और मैं नेत्रावती नदी में उनको बहा दिया करता था, जला के उनकी अस्थियों को। उसने यह मेंशन भी किया कि इतने सालों में मैं लेटर भेज रहा हूं। उसने बताया कि चीजें बढ़ती जा रही थी, और 2014 में मैंने धर्मस्थल छोड़कर अलग इलाके में अपना निवास बसा लिया, और वो सीक्रेट तरीके से उस एरिया में रहता है। वहां जाकर वो रहना शुरू कर दिया, लेकिन परिवार को खतरा अभी भी है। उसका परिवार आज भी खतरे में है। जो बड़े लोग परिवार को खत्म कर देंगे, ये आदमी उस लेटर में लिखता था कि जो बड़े लोग हैं वो खत्म कर देंगे मेरे परिवार को। यह आदमी लिख रहा है कि उसे बहुत गिल्ट है, पछतावा है, और डर भी लग रहा है, उसे चैन से नींद नहीं आती। उसने जो किया उस पे उसको शर्मिंदगी भी है। आगे वो कहता है कि सर, मैं चाहता हूं कि आपको उन जगहों पर लेके जाऊं जहां मैंने उन लाशों को दफनाया है, लेकिन ये संभव नहीं है, और ना ही उनका जो रीति रिवाजों से संस्कार होते हैं उन संस्कारों को तरीके से उनका विधि विधान हुआ है, और ना ही उनको आज तक न्याय मिला है। मैं चाहता हूं यह लेटर कोर्ट तक पहुंचे। अब ये इस लेटर ने पूरे एरिया में हड़कंप मचा दिया था, और मचाना भी जरूरी था, क्योंकि उस एरिया में ऐसे ऐसे कांड हो रहे थे जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक लड़की के साथ तो इतना भव्य रेप कृत्य हुआ, उसके साथ इतना खतरनाक तरीके से रेप किया गया कि सारी रात उसके शरीर को नोचा गया, और अंत में उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर मिट्टी लगा के अंदर तक मिट्टी घुसा दी गई, ताकि सीमेंट सैंपल ना मिल सके, और मिले भी तो वो पक्का ना हो सके। यहां तक कि जो पुलिस की टीम है, सोचिए, जब उस पुलिस कार्रवाई करती है तो इस केस की उस टाइम पर जो पुलिस थी, उस वो भी उनके पेरेंट्स से, उस लड़की के जिसका मैं अंत में आपको जिक्र किया, उसके पेरेंट्स से उसके इनर वियर लेकर क्राइम सीन पर जानबूझकर इंप्लांट करती है, और इस केस को दबाने की कोशिश करती है। जांच में बड़ी बड़ी एजेंसियां और बड़े लोगों को बचाने के लिए पुलिस यह काम कर रही थी, और कभी भी इस केस को खोला नहीं गया। सबसे पहले मैं आपको इस केस के बारे में बता दूं, ये बहुत ही भारत का फेमस केस है, सौजन्या केस। इस केस के बारे में पहले आपको जानना जरूरी है, तभी ये आज की वीडियो पूरी हो पाएगी। अगर ये नहीं जानेंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये मामला क्या था। 9 अक्टूबर 2012 को सौजन्या जो थी, वो लड़की सुबह अपने कॉलेज के लिए निकलती है, और उस रोज एक फेस्टिवल था। इस वजह से इसकी मां कुसुमावती जो बिजी थी पूजा पाठ में, वो नाश्ता भी नहीं करा पाई अपनी बेटी को, और उसके ना ही टिफिन साथ में ले जाती है। कॉलेज के निकल जाती है और बैग हाथ में होता है, साथ में एक छाता होता है। कॉलेज का नाम बताऊं तो SDM कॉलेज। इसी कॉलेज में रोज वह पढ़ने जाती थी, और पढ़ाई करने के बाद में 3:45 पे अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलती थी, रोडवेज बस पकड़ती थी और घर पहुंचती थी। आज भी वह रोज की तरह 3:45 पे बस पकड़ती है, और 4 बजे अपने एरिया में उतरती है, जो नेत्रवाड़ी बस स्टैंड के आसपास में लगता है, क्योंकि रोज की तरह सौजन्या इसी बस स्टैंड पे उतरती थी। इस बस में 360 डिग्री कैमरा लगाया गया था कि बस के चारों तरफ देखा जा सके, और वह घूमकर बता सके कि आसपास में क्या हो रहा है। उस बस स्टैंड से और उसके घर के तक बस, अगर टाइम का पैदल जाने का रास्ते का मेजरमेंट किया जाए तो लगभग 20 मिनट का रास्ता था। 20 मिनट में वह बस स्टैंड उतरने के बाद घर पहुंच जाया करती थी। जब वह 4:15 पे बस से उतरती है, तो 4 बजे जब वह बस से उतरती है तो आगे चलती है। 4:15 पे उसे चाचा रास्ते में मिलते हैं, और वह कहते हैं, बेटा थोड़ा मौसम खराब हो रहा है, जल्दी से घर तक पहुंच जाओ। और उस चाचा को मिलने के बाद में
इसके बाद उसका कुछ पता नहीं चलता वह लड़की कहाँ गायब हो जाती है। धीरे धीरे टाइम बीतता है और 6 बज जाते हैं और लड़की की माँ अपने हस्बैंड से कहती है कि देखो लड़की अब तक घर नहीं आई। वह लास्ट से लास्ट 5 बजे तक घर पहुंच जाती थी, लेकिन आज 6 बज गए हैं, उसको ढूंढना शुरू करना चाहिए, आखिर कहाँ रह गई है। इतना सुनने के बाद में उसके पिता सीधे उसके सहेली के घर पहुंचते हैं, उससे पूछते हैं क्या बेटा तुमने सौजन्या को देखा है, क्या उसके बारे में कुछ जानती हो, वह आज घर नहीं पहुंची। तो वह बताती है अंकल बस स्टैंड पे हमारे साथ ही उतरी थी और बाय करके वहां से निकल गई, लेकिन उसके बाद में हमें नहीं पता कि वह कहाँ गई, लेकिन वह घर के लिए निकली थी। वो तो उसका रास्ते में चाचा भी उसके साथ घूमता है, तो चाचा बताता है कि रास्ते में मुझे भी मिली थी, लेकिन उसके बाद में मुझे भी बाय कह के निकली और वहां से घर पहुंचने का रास्ता अब कुल 10 मिनट का बचा था। तो 10 मिनट के रास्ते में वह कहां गायब हो गई अब किसी को खबर नहीं था। गांव के लगभग सभी लोग 300 लोग इकट्ठा होकर जंगल का चप्पा चप्पा ढूंढते हैं, गांव का चप्पा चप्पा ढूंढते हैं, लेकिन सौजन्या कहीं भी नहीं मिलती। गांव का ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा गया जिसका दरवाजा ना खटखटाया गया हो और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी गई जहां पे कुछ एकांत हो, सुनसान हो और वहां पे बॉडी को देखा ना गया हो। जंगल के हर चप्पे को देखा गया था और ढूंढते ढूंढते रात के 11 बज जाते हैं और सभी लोग ढूंढकर थक चुके थे। अब पुलिस के पास सभी लोग 300 लोग इकट्ठा होकर पहुंचते हैं और कहते हैं हमारी बेटी सौजन्या 17 साल की है और गायब हो गई है, वह हमें मिल नहीं रही है, तो आप कुछ कीजिए। यहां पहला सवाल उठता है पुलिस के ऊपर। पुलिस ने एफआईआर करके तुरंत एक्शन लेने के बजाय कहा कि 24 घंटे का समय दीजिए, हम 24 घंटे के बाद आप उसको ढूंढना शुरू करेंगे, क्योंकि 24 घंटे से पहले हो सकता है वो लौट आए और कहीं गई हो अपनी जान पहचान में। तो 24 घंटे तक एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन उसको सर्च करना शुरू नहीं किया जाता। एफआईआर नंबर रजिस्टर होता है 250/12। अब यहां तक कहानी जो मैंने आपको बताई ये 9 अक्टूबर तक की कहानी है। आगे की कहानी शुरू होती है 10 अक्टूबर का समय आता है, 10 अक्टूबर 2012। पुलिस छानबीन शुरू करती है और उसके बाद में सौजन्या के घर से करीब 200 मीटर दूर जंगल के पास में एक पेड़ के पास में उसकी लाश बरामद होती है। जब पुलिस छानबीन करती है और लाश मिलती है और घर वालों को बताती है, तो घर वाले कहते हैं कि यहाँ तो हम रात ढूंढ के गए थे, रात बहुत जोर से बारिश हो रही थी, लेकिन अब यहाँ लाश मिली, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब किसी ने रात को प्लांट किया है, लाश को यहाँ पे डाला है और रात में भयंकर बारिश हुई है। और जबकि लड़की को देखकर लग रहा है कि इसका बैग भी सूखा है और इसके कपड़े भी ऊपर के सूखे हैं, तो इसका मतलब है किसी ने लाकर यहाँ पर लाश को डाला गया है, किसी ने डाला है यहाँ पे लाके। लाश को देखने के बाद पता चलता है कि लाश की जो बॉडी है उसको बहुत टॉर्चर किया गया है और उसके हाथ पीछे ऐसे करके, अगर आप देख पा रहे हैं तो थोड़ा झुक जाता हूं, ऐसे करके पीछे हाथ बांधे हुए थे, यानी कि ऐसे जो पीछे हाथ ले जाएं तो बांधे हुए थे किसी चीज से। और उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि इस लड़की के साथ में रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। अब धीरे धीरे समय बीतता है, अगला दिन निकलता है 11 बजे, 11 अक्टूबर 2012 को करीब शाम 5 बजे बाहुबली मूर्ति के नीचे, टेंपल है एक, टेंपल की मूर्ति के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था जो मानसिक रूप से पीड़ित था और उसके पास 5 लोग पहुंचते हैं और उसको पकड़ के पीटने लगते हैं। उस लड़के को जिसकी पिटाई हो रही थी उसका नाम संतोष था, उसको बहुत बुरी तरीके से मार के पुलिस के हवाले किया जाता है और कहते हैं कि इसी ने उस लड़की का रेप करके उसको मारा है। सारा इल्जाम उस लड़के के ऊपर डाल दिया जाता है जो हालांकि मानसिक रूप से पहले से ही बीमार है। और इस केस में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बता दूं इस लड़के के बारे में, जो संतोष को पकड़ा, 15 साल पुलिस जेल में रखा, कैद में रहा ये, और 15 साल बाद वहां से निकल के बाहर आया और तब भी पुलिस के पास इस केस को ओपन करने का और शट डाउन करने का कोई तरीका उनके पास में नहीं था, जिसमें 15 साल के अंदर सीबीआई इंक्वायरी भी हुई, सीआईडी इंक्वायरी भी हुई, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं दे सकी एक्चुअल रूप में। तो आप बात करते हैं संतोष को जहां पकड़ा गया था, तो संतोष को पकड़ते हैं। संतोष की मां हाउसवाइफ है और पिताजी एक टीचर हैं और उनकी मानसिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं है। पिताजी ये भी पुलिस को बताते हैं जब पुलिस के पास उसको सौंपा जाता है, और उसके बाद में उसकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है वो भी पुलिस को दिखाया जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस उस संतोष को अपने हिरासत में ले लेती है और जांच पड़ताल आगे शुरू करती है। जांच पड़ताल क्या शुरू करती है? इस केस को दबाना और भटकाना शुरू करती है। संतोष अक्सर इस मंदिर के पास बैठा हुआ देखा जाता था। गांव के लोगों ने बहुत पुलिस को समझाने की कोशिश की कि
कि अक्सर यह भूख लगने पर यहाँ बैठ जाता है, अक्सर यह खाना भी यहाँ पे बैठकर इसी मूर्ति के नीचे अक्सर खाते हुए इसको देखा गया है। यह रेपिस्ट और कातिल नहीं हो सकता। गांव वाले भी इस बात को कहते हैं, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानती और पुलिस उसको अपनी अंडर में ले लेती है। उसके बाद में पुलिस उसके ऊपर आरोप पे आरोप लगाती रहती है। उस जो लड़के के का जब मेडिकल होता है, कोर्ट में लड़के को पेश किया जाता है, तो उसके पीठ के ऊपर निशान थे नाखून के। उस टाइम समय पे कहा जाता है कि ये जब रेप कर रहा था, पुलिस जो कहती है कि ये जब रेप कर रहा था तो नाखून के निशान जो है वो लड़की के दिए हुए हैं। और जब उन नाखूनों के निशान का पता चलता है, क्योंकि जो विक्टिम थी लड़की थी, उसके नाखूनों का सैंपल लिया गया, तो उसके बाद वो पता चलता है कि वो नाखून के निशान उनके थे ही नहीं। वो नाखून के निशान उस लड़की के थे ही नहीं, क्योंकि नाखून के अंदर के मलबे को और उसके मलबे को मैच किया जाता है तो सैंपल्स अलग अलग निकल के आते हैं। अब पुलिस इसके केस को सामने जज साहब के सामने कहते हैं कि रेपिस्ट तो यही है और इसके खिलाफ हमें बहुत सारे सबूत मिले हैं। जहां पर ये बैठा था उसी के आसपास में कुछ दूरी पर लड़की के इनर वियर भी मिले हैं, जो अंडरवियर हैं वो भी मिले हैं। और ये वही अंडरवियर है जो पुलिस मांग के लेके गई थी लड़की के घर से। तो उन अंडरवियर को देखने के बाद में लड़की के जो फैमिली वाले हैं वो कहते हैं कि ठीक है, ये लड़की ये तो हमसे पुलिस लेके गई थी, ये यहाँ पे कैसे आ गई? पुलिस हमारे घर पे आई मांगने के लिए और हमने दिए कि शायद हो सकता है कि इंक्वायरी में पुलिस वालों को जरूरत पड़ी हो तो हमारे घर से लेके जाती है, खुद पुलिस लेके गई थी। तो उसके बाद में लोग सीआईडी की जांच की मांग करते हैं और सीआईडी क्राइम रिपोर्ट के लिए बैठती है और कुछ महीने जांच करने के बाद वो भी वही सबूत देती है जो उसमें दिए गए थे। उसके बाद में समय आता है, धीरे धीरे समय गुजरता है और सीबीआई इस केस पे आ जाती है। जब लोग पब्लिक डिमांड करती है तो सीबीआई इस केस पे आ जाती है। 5 साल तक केस शुरू रहता है, 5 साल तक सीबीआई केस की इन्वेस्टिगेशन करती रहती है और अंत में सीबीआई भी वही रिपोर्ट देती है जो पुलिस ने दी थी। जब केस चल रहा था तब केस में जो संतोष था उसका वकील जब फैक्ट्स रखना शुरू करता है तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस समय जब ये कार्रवाई चल रही थी उस समय एक लड़की थी। वो लड़की ये बयान देती है कि पास में ही खड़े हुए 2 लड़के जब हम अंदर कॉलेज में घुस रहे थे तो कहते हैं कि आज बारिश हो रही है और आज काम नहीं हो पाएगा। और वो 2 लड़के वही थे जो 5 लड़के उसको पकड़ के संतोष को स्टार्टिंग में पुलिस थाने में लेके गए थे, उन 5 में ही वो 2 लड़के भी शामिल थे। तो संतोष का वकील कहता है, जज साहब के सामने पेश करता है कि जब वो पकड़े गए तो उनसे रिपोर्ट क्यों नहीं मांगी गई, वो कहां पे थे? तो जांच इंक्वायरी की एजेंसियां कहती है कि हमने पूछा था तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम इनमें से 2 लड़के तो ऐसे थे जिन्होंने बोल दिया कि हम देश में ही नहीं थे, इंडोनेशिया गए हुए थे। और इनमें एक लड़का था जो कहता है कि मैं फली जगह था, दूसरा फली जगह बताता है और तीसरा फली जगह बताता है। तो हमने इंक्वायरी की थी। तब लड़के का वकील कहता है कि आप लोगों ने उनके सेल टावर डाटा निकाले जिससे पता चल सके कि ये केस सही है, ये लोग सही बोल रहे हैं या ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी मोबाइल लोकेशन तो होनी चाहिए थी कम से कम। तो मोबाइल लोकेशन भी उस टाइम पे नहीं दी गई। फिर आगे वकील कोर्ट में फैक्ट रखता है कि देखिए जज साहब, बात ऐसी है कि जब लड़की के साथ रेप हुआ उसके प्राइवेट पार्ट में मिट्टी भरी गई थी, उस मिट्टी का कोई भी अंश मेरे क्लाइंट के शरीर के ऊपर था ही नहीं। दूसरी चीज, जब रेप हुआ तो उसके बाद में सीमन सैंपल रिपोर्ट क्यों नहीं कराई गई? क्योंकि जब पुलिस रिपोर्ट सीमन सैंपल के लिए भेजती है तो वो 8 दिन बाद भेजती है और सीमन सैंपल या कोई अन्य सैंपल लिया जाए तो वो सिर्फ 72 घंटे ही काम करता है। 72 घंटे के बाद में वो खराब हो जाते हैं। तो फोरेंसिक वालों ने और सैंपल जांच करने वालों ने ये कह दिया था कि हम अब इसकी जांच नहीं कर सकते क्योंकि ये खराब हो चुके हैं। पुलिस की जांच को, एजेंसी को देखियो कि आपको पता चलेगा कि 8 दिन बाद सैंपल भेजा, साथ के साथ नहीं भेजा गया। दूसरा फैक्ट ये आया, पहला फैक्ट उनकी डाटा क्यों नहीं निकाला गया, ड्राइवर का कहां पे थे, उनके फोन के लोकेशंस क्यों नहीं निकाले गए। पहला फैक्ट ये था। दूसरा फैक्ट ये था कि जब हम उसके प्राइवेट पार्ट में मिट्टी भरी गई थी और वो मिट्टी का कोई भी अंश
जब मेडिकल हुआ, मेरे जो क्लाइंट है उनके शरीर के ऊपर नहीं पाया गया। तीसरा, पुलिस ने डिले क्यों किया जो सैंपल्स रिपोर्ट है उनको कलेक्ट करने में, उनको भेजने में डिले क्यों किया? कोई भी फिंगरप्रिंट जो वहां आसपास में चीजें पड़ी हुई थी, कोई भी फिंगरप्रिंट पुलिस ने एविडेंस के लिए कोर्ट में या फिर उसकी रिपोर्ट जांच करने के लिए आगे भेजा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो 3-4 सबूत रखे जाते हैं कि ये गुनहगार कैसे हो सकता है। उसके बाद में धीरे धीरे समय बीतता है और आगे बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। उनमें से एक चीज ये होती है, वकील कहता है कि देखिए साहब, लड़की के शरीर पे मारपीट की गई थी, बहुत सारे खरोंचों के निशान थे, उनके भी सैंपल जब उनके भी सैंपल्स मिलाए गए तब पता चलता है कि वो सैंपल्स भी उनसे मैच नहीं करते, जो नाखून के अंदर थे वो सैंपल्स मैच नहीं करते। और जो इसकी पीठ के ऊपर निशान है, के पीठ के ऊपर निशान है, उनके सैंपल्स भी, उसकी स्किन के सैंपल्स भी इसकी स्किन के साथ मिलाए गए, वो भी मैच नहीं करते। तो ये कातिल कैसे हो सकता है? और अंत में जब पुलिस के जज साहब के सामने लड़के का वकील अंतिम सबूत सामने रखता है, उसके बाद तो सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। लड़के को एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से वो सेक्स कर ही नहीं सकता, चाहकर भी अगर वो चाहे तो वो सेक्स कर ही नहीं सकता, वो रेप कर ही नहीं सकता। उस बीमारी का नाम पब्लिकली रूप से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, लेकिन एक ऐसी बीमारी है उसमें आप चाहकर भी अगर सेक्स करना चाहें और आप सेक्स के लिए रेडी हैं आप सेक्स के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सेक्स नहीं कर सकते। तो चाहकर भी वो लड़का सेक्स कर ही नहीं सकता। पब्लिकली ऐसे उसकी रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट कराई जाती है, उस रिपोर्ट में वो बीमारी सामने आती है। कुछ तो होता है कि वो करने में समर्थ है, लेकिन फिर भी वो सेक्स नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर ये डिसीज है। ये सभी सबूत रखने के बाद में भी कोर्ट में वो वकील आगे अपनी कार्रवाई को बढ़ाता है और 14-15 साल जब इस केस में लगातार इसी तरह बीत जाते हैं, उस आदमी को न्याय मिलता है। लेकिन आज भी जो वे लड़कियां गायब हुई, किसने की किसी को नहीं पता। जिसकी बहन के साथ इतना बुरा बलात्कार हुआ और उसकी बॉडी भी मिली, आज तक भी उस रेपिस्ट का सामने कोई सबूत नहीं आया और आज भी वो सब की सब गुमशुदा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? ओम शांति ओम के साथ में आप इसके ऊपर भी कमेंट करते ना कि आपको क्या लगता है। हालांकि हमारा चैनल कोई कमेंट नहीं करता, कोई गवाही नहीं देता, मैं जो भी आपको बताता हूं वो सभी की सभी मैं मीडिया से उठा के, इधर उधर से जानकारी इकट्ठा करके उन तथ्यों के आधार पर आपको कहानी बताता हूं। लेकिन 14 साल क्या वापस आएंगे उस लड़के के जो जेल में रहा, 14-15 साल जेल में रहा, और वो 300 से 400 औरतें और लड़कियां जो आज तक गायब है, क्या उनको इंसाफ मिला? और भूल हुई तो कहां हुई और चूक हुई तो कहां हुई? बस यही आज की कहानी का सवाल था। आप सवाल का जवाब देके जाइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति ओम।